हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी को आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 में क्या सब सवाल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो पहला सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्या दी हुई है इन संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो हम लोग का पहला सवाल है जो क्या है 140। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं 140 का। तो 140 का हम लोग जो गुणनखंड करेंगे कितने से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। कितने बार में जाएगा, 70 बार में। फिर 70 में 2 से देंगे भाग, कितने बार में जाएगा, 35 बार में। फिर 35 में देंगे 5 से 7 बार में। इस तरह से हम लोग क्या किए, 140 का गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है, 140 को हम लोग का जो गुणनखंड किए कितने कितने बार आया है, 2 बार आया है, 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। अब इसको हम क्या करते हैं, घात का रूप में लिख लेते हैं। 2 बार आ रहा है तो यानी 2 का घात क्या हो जाएगा, 2। 5 एक बार आ रहा है तो 5 का घात 1। 7 एक बार आ रहा है तो 7 का घात 1। तो यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग 2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में है हम लोग का क्या, 156। ठीक है, तो 156 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। 156 का गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो 156 में कितने से भाग देना है, 2 से देना है पहले। तो 2 से जो भाग दे रहे हैं 156 में कितनी बार में जाएगा, 78 बार में जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 78 में भी 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 39 बार में जाएगा। ठीक है, अब 39 में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका आखिरी अंक जो है 9 है। 9 विषम संख्या है इसीलिए 2 से भाग नहीं जाए। 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग कितना से देंगे, 3 से देंगे। 3 से जब भाग देते हैं तो 13 बार में जाता है और इसके बाद क्या होगा, किसी से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो अब क्या करना है हम लोग को, 156 को लिखना है। उसमें सबसे पहले देखना है कितने कितने से भाग गया है, 2 से गया है, 2 बार गया है ना, और उसके बाद 3 से, और उसके बाद क्या है 13 से। अब देख रहे हैं कि 13 के बार ले रहे हैं हम लोग, एक बार 13 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और 2 बार रिपीट कर रहे हैं। 2 के घात कितना हो गया, 2, और 3 के घात 1 और 13 का 13। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 156 को भी हम लोग उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन सवालों को किसी भी प्रकार के हल करने में समस्या हो आप लोगों को तो कमेंट में जरूर लिखें, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की सवाल नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 2 में हम लोग का कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यानी हम लोग का सवाल दिया है और इसका क्या कर रहा है, LCM और HCF निकालने के लिए कह रहा है और फिर उसके बाद जांच करने के लिए कह रहा है कि दोनों संख्या का जब गुणनफल निकालेंगे तो इसका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 का 1 में सवाल है हम लोग का 26 और 91।
तो 26 और 91 का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग जाएगा 13 बार में। ठीक है, यानी 26 को लिख सकते हैं हम लोग, 26 को 2 गुने 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, 91 का भी निकाल लेना है, इसमें 7 से जाएगा 13 बार में, यानी 91 को लिखेंगे, 91 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हो गया 7 गुने 13। ठीक है, अब क्या निकालना है, पहले हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि HCF हम लोग दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, उन दोनों में जो दोनों में सेम मिलेगा, दोनों में होगा, वही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 26 और 91 दोनों में सेम क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। ठीक है, तो 13 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं LCM निकालते हैं। तो LCM में हम लोग भी पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो दोनों में पहले सेम मिलेगा उसको लिख लेते हैं, 13 दोनों में सेम मिल रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद जो नहीं मिलेगा दोनों में सेम, उसको भी लिखना है। तो दोनों में क्या सेम नहीं मिल रहा है, 2, लिख लेते हैं इसको भी। उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है, 7, तो 7 को भी लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 13 गुने 2 कितना हो गया 26। 26 को क्या करेंगे हम लोग 7 से गुणे कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा 42 के 2 कितना बचा 4, 14, 7 गुने 2 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, यानी 100 कितना हो गया 82। हम लोग का LCM क्या निकल के आया 182। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या किया, इसका HCF और LCM निकाली। अब HCF LCM निकालने के बाद हम लोग का सवाल का एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। क्या कर रहा था, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यह तो हम लोग HCF और LCM ज्ञात कर लिए, लेकिन सेकेंड स्टेप में हम लोग का सवाल में कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसका, HCF गुणे LCM का, यह हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करा, दो संख्या का गुणनफल कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दो संख्या का गुणनफल निकालते हैं। तो संख्या हम लोग का क्या है 26 और 91। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर। तो दो संख्या क्या है हम लोग का 26 गुने 91। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं 91 और 26 को, कितना हो जाएगा 6, 54 और कितना हो जाएगा 2 और 18, 6 4 2 6 23 66। 26 और 91 को जब हम लोग गुना किए कितना आया 23 और 66 आया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, HCF और LCM का गुना कर निकालना है। HCF और LCM का क्या निकालना है, गुना निकालना है। तो लिखेंगे HCF गुने LCM। ठीक है, तो HCF और LCM का गुना निकालेंगे। ठीक है, HCF कितना निकले हम लोग का 13 गुने LCM कितना निकला 182। इसका भी क्या कर ले हम लोग गुना कर लेते हैं, 182 और गुने 13 कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 24 के 4 कितना बचा 2 3 गुना 1 3 2 कितना हो गया 5। ठीक है, 2 8 1 6 6 13 का 3 हो गया, बचा कितना 1 1 1 2 23 66। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि HCF और LCM का जो गुणनफल आया कितना आया 23 66 आया, है ना, 23 66 आ गया। तो यहाँ पे दोनों स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, क्या दो संख्या का गुणनफल भी कितना आया 23 66 और HCF गुना LCM भी कितना आया 23 66। यानी इसका जो मान आया 23 66 और इसका भी जो मान आया 23 66।
यानी दोनों क्या है, बराबर है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसका, एचसीएफ गुने एलसीएम का। बस हम लोग को यही दिखाना था सवाल में, जो कह रहे थे कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ दिखा दिए हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो आया है 2366 है, और एलसीएम गुना एचसीएफ जो आया है वो भी 2366 है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। बस सवाल में भी हम लोग को यही दिखाने के लिए कहा रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यह दिखा दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही हम लोग को सवाल में दिखाने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप से यह साबित कर दिए क्या, कि दो संख्या का गुणनफल जो है हमेशा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट सवाल है 510 और 92, और अगला सवाल है 336 और 54। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों सवाल आप लोग सरलता पूर्वक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 3 में हम लोग का कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा हम लोग का जो सवाल नंबर 3 का एक है 12, 15 और 21 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सभी संख्याओं का बारी बारी से गुणनखंड करेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 12 है, तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा 6 बार में। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। इस तरह से हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालें, 2 गुने 3। ठीक है, अब क्या करना है, 15 का भी निकाल लेते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से भाग जाएगा 5 बार में, और इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग का क्या निकल गया, 3 गुने 5। ठीक है, उसके बाद क्या 21 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हम लोग का, 3 गुने 7। इस तरह से हम लोग बारी बारी से 12 का, 15 का और 21 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग पिछले सवाल में जिस तरह से क्या किए थे, एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, उसी तरह से निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था हम आप लोगों को, कि जो सभी में सेम मिल जाए, एक जैसा संख्या मिल जाए, वह सभी संख्या क्या होता है, उसका गुणनफल एचसीएफ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है। तो यानी हम लोग एचसीएफ बराबर लिखेंगे 3। ठीक है, तीनों में जो मिलेगा वही क्या होगा, एचसीएफ। तो तीनों में हम लोग का क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो 3 ही सिर्फ क्या होगा, इन 12, 15 और 21 का क्या होगा, एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम। तो हम पिछले सवाल में आपको बताए थे एलसीएम के लिए कि जो तीनों में पहले मिल जाए उनको लिख लेना है। ठीक है, जो तीनों में मिल जाए उनको पहले लिखना है। तो तीनों में क्या मिल रहा है हम लोग का, 3 ही मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को लिख लेंगे। ठीक है, 3 को लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि 2 में कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो जो बच गया आप सबको लिख लेना है। ठीक है, तो 2 में भी नहीं मिला, जो नहीं भी मिल रहा है किसी में उसको लिखना है आप। तो 12 में क्या है, 2 है, फिर क्या है, 2 है। 15 में क्या बज रहा था, 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर 21 में क्या बज रहा है, 7, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, बारी बारी से सबका एलसीएम का जो गुणनखंड था, सॉरी, ये संख्याओं का जो गुणनखंड था
उन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में जो पहले तीनों में मिला उसको लिख लिए एलसीएम के लिए, जो नहीं मिला फिर उन सभी को लिख लिए। अब क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 को फिर क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 को फिर 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 420। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया 420। तो इस तरह से हम लोग पहला 3 नंबर का पहला नंबर जो सवाल है उसका हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा क्या किया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब अगला सवाल है 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है, 2 नंबर में सवाल है हम लोग का 17, 23 और 29। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन सभी संख्याओं का क्या करना है हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो 17 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि 17 में सिर्फ 17 से ही भाग जाएगा एक बार में, तो यानी 17 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, सिर्फ 17 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में सिर्फ 17 के सिवा और किसी से भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 17 गुना 1 ही होगा। और 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में भी जो भाग जाएगा सिर्फ 23 से ही जाएगा एक बार में, तो 23 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 1। उसके बाद क्या बचा 29, तो 29 का भी हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है, तो 29 में भी जो भाग जाएगा तो 29 से ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में जो भाग लगता है स्वयं के सिवा किसी से नहीं लगता है, इसलिए 29 में 29 से ही भाग जाएगा एक बार में, तो यानी 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा 29 गुने 1। तो इस तरह से हम लोग क्या किए 17, 23 और 29 का क्या किए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों में जो है सिर्फ एक ही क्या है सेम मिल रहा है, तो एक ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है गुणनखंड विधि से जो निकाला जाता है उसमें नियम है कि जो तीनों में मिलता है वही क्या कहलाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में जो सेम मिल रहा है सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक के सिवा कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, तो एक क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम क्या बताए थे कि जो तीनों में मिलेगा पहले उसको लिखना है, तो तीनों में हम देख रहे हैं कि एक मिल रहा है, तो एक को गुना के फॉर्म में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको लिखना है। तो क्या नहीं मिल रहा है 17 नहीं मिल रहा है, गुना 23 नहीं मिल रहा है, गुना 29 भी तीनों में किसी में नहीं सेम नहीं मिल रहा है, तो 29 को भी लिखना है, तो 29। तो इस तरह से हम लोग क्या किए 17, 23 और 29 का भी एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 17 को 23 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 21 के 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 के 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 1 9 3। फिर इसको किससे गुना करना पड़ेगा 29 से, तो इसको 29 से गुना करते हैं हो जाएगा 9, 81 1 बचा 8, 27, 9 गुना 3 करेंगे 27 हो जाएगा, 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 2 9 गुने 2 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1 3 9 6 1 7 हो जाएगा, यानी 9 3 8 8 और 5 कितना गया 13 के फिर से 3 हो जाएगा, बचेगा 1 7 3 10 और बचेगा 1 जो बचा है उतना होगा 11।
यानी हम लोग का जो एलसीएम निकला कितना निकला 11 33 9 यानी 11,339। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 8 9 और 25। तो उम्मीद करते हैं कि 8 9 25 का आप लोग क्या कर सकते हैं, सरलता पूर्वक गुणनखंड विधि के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर जो है प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर देखेंगे कि 4 नंबर में हम लोग का सवाल क्या है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल कह रहा है। हम लोग का कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो 9 है और एलसीएम जो है 306 और 657 का हम लोग को नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है किसका, एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है किसका, एचसीएफ गुना एलसीएम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का दो संख्या क्या है, 306 और 657। तो दो संख्या का गुणनफल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना का फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 306 गुना 657। ठीक है, बराबर। अब क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग का सवाल में यहाँ एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो एचसीएफ की जगह हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और एलसीएम नहीं दिया हुआ है। तो एलसीएम अगर नहीं दिया हुआ तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये गुना के रूप में है 9 एलसीएम के बगल में। अब गुना समीकरण के इस साइड अगर आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 306 गुना 657, ठीक है, भागे क्या हो जाएगा 9, बराबर क्या होगा इधर एलसीएम। ठीक है, अब क्या करना है, 9 से हम लोग को इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 9 से हम लोग 306 में भाग देते हैं। ठीक है, 306 में 9 से भाग देंगे हम लोग, 3 बार में भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 27, घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, ऊपर से क्या आएगा 6, 4 बार में क्या हो जाएगा 36। तो इस तरह से देख रहे हैं 9 से भाग देने पर 306 में 34 बार में क्या होता है, पूरा का पूरा भाग लग जाता है। तो 34 बार में हम लोग का पूरा भाग लग गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 गुने 657 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 34 को 657 से हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 657 को 34 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, बचेगा कितने 2, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, बचा हुआ कितना 2, कितना हो जाएगा 22 के 2 बचेगा कि फिर क्या 2, 6 को 4 से गुना करेंगे 24, बचा हुआ 2 है, 24 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब 7 को 3 से गुना करेंगे 21 के 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 2 कितना हो जाएगा 17 के 7, बचेगा कितना 1, 6 को 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 18 और 1 कितना हो गया 19। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 8 3 13 के 3 बचेगा 1, 9 2 11 1 12 के 2 बचा, फिर कितना 1 1 1 2। इस तरह से देखते हैं हम लोग को 34 और 657 को गुना करने पर कितना आता है 22,338। यह क्या निकल गया हम लोग का एलसीएम निकल गया। इसको थोड़ा सा हम लोग
क्या करते हैं, पलट देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में हम लोग को अच्छा लगे। LCM बराबर कितना आ गया, 22,338। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर दो संख्या दिया रहे और HCF या LCM दोनों में से कोई भी दिया रहे तो आसानी से हम लोग LCM रहेगा नहीं रहेगा तो LCM निकाल सकते हैं, या HCF नहीं रहेगा तो HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी सवाल आएगा आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सरलता पूर्वक इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इस सवाल में जो कह रहा था कि HCF जो है 306 का और 657 का 9 दिया हुआ है, और 306 और 657 का क्या कर रहा था, LCM निकालने के लिए। तो हम लोग यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM का, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके सरलता पूर्वक क्या किए हम लोग, इसका LCM निकाल लिए, जो कि हम लोग का LCM क्या निकला, 22,338, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा आप लोग इसको इस विधि के द्वारा सरलता पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल में क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 में हम लोग का कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n शून्य पर समाप्त होता है। तो यानी हम लोग का सवाल में कह रहा है कि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है n, तो यानी n का जो मान होगा क्या होगा, 1 2 इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि n का मान कोई भी मान लेने पर 6 के घात n अंक जो है कभी शून्य पे समाप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 6 का घात n जो है, n का मान जैसे कि हम लोग 1 लें, या 6 के घात n में जो है n का मान 2 लें, ठीक है। तो 2 लें यानी 6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 6 गुने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आखिरी अंक क्या हो रहा है, शून्य पे समाप्त हो रहा है, यह कह रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका जो आखिरी अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, आखिरी अंक, ठीक है, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ऐसा कह रहा है सवाल में। n का मान जब हम लोग कोई भी मान लें तो इसका आखिरी अंक शून्य होगा। तो यह हम लोग का सवाल में कह रहा है दिखाने के लिए, होगा या नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे क्या, किन किन संख्याओं का आखिरी अंक शून्य होता है और उसमें क्या पैटर्न होता है गुणनखंड में। तो हम लोग देखते हैं 10 शून्य पे समाप्त होता है, 20 भी शून्य पे समाप्त होता है, 30 शून्य पे समाप्त होता है, 40 शून्य पे समाप्त होता है। अब इसका गुणनखंड निकाल कर देखते हैं कि 10 का गुणनखंड जो होता है 2 गुने 5, 20 का जो होता है 2 गुने 5, 30 का होता है 2 गुने 3 गुने 5, 40 का होता है 2 गुने 5। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, जिन संख्या का आखिरी अंक शून्य होता है या जो संख्या शून्य पे समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 5 हमेशा दिखाई दे रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह होगा कि कोई भी संख्या जो शून्य पे समाप्त होगा उसका इकाई अंक या आखिरी अंक शून्य होगा, तो उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड में हर हालत में क्या होगा, 2 और 5 होगा। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हम लोग का सवाल है 6 का घात n, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का घात क्या हो जाएगा n। अब इसका घात को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे 2 का घात क्या हो जाएगा n गुने 3 का घात n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड जब किए तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड में ना 6 के घात n के
अभाज्य गुणन खंडों में केवल 2 और 3 ही आते हैं, 5 नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, केवल 2 और 3 ही आता है, 5 नहीं आता है। ठीक है, 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता है। जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो जब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, शून्य पे समाप्त हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 के घात जो है n पर जो है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 3 ही हैं, इसीलिए 6 के घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना था सवाल में, क्या कि 6 के घात n कभी भी शून्य पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखा दिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही है, 5 नहीं है, इसीलिए 6 के घात n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, कहने का तात्पर्य किसी भी संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, उसमें भाग लग रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हम लोग भाज्य संख्या किसको कहेंगे, वे सभी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और यह सवाल को हम लोग देखते हैं तो क्या है, 2 स्टेप में है। एक सवाल यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा सवाल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो हम लोग पहला स्टेप वाला सवाल को सॉल्व करते हैं और इसको मान के चलते हैं a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या दोनों में सेम क्या मिल रहा है। तो देख रहे हैं यह पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, दोनों में सेम क्या मिल रहा है, 13। तो 13 को हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल लिए, तो बच क्या गया 7 गुणे 11 गुणे यहाँ से 13 निकल गया तो 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, अब 7 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 77। 77 को 1 से गुणा किया 77 ही हो गया, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। अब क्या हो गया 13, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 13 गुणे 78। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, एक
भाज्य संख्या है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या जो है क्या है, 2 से ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है। 5 दोनों सेम है तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो रहा है इस स्थिति से कि इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो रहा है, 2 से अधिक है। तो अतः क्या है, 5 उभयनिष्ठ हो गया दोनों टर्म में, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा है। अतः डायरेक्ट हम लोग इसमें लिख दे सकते हैं। अतः लिखिए, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं 5 उभयनिष्ठ है। 5 क्या है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। या आप इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, दोनों ही क्या है बिल्कुल सही है और दोनों तरीका से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।